नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के अंतिम जो चरण था 1870 के आसपास यूरोप के मानचित्र पर एक नया देश उभर करके सामने आया, जर्मनी, जो कि एक बड़ा ही ताकतवर देश था। इसके साथ ही साथ इटली का भी जो है उद्भव हुआ यूरोप के नक्शे पर। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आपको पुराने जो वीडियो दिया है इटली के एकीकरण से रिलेटेड, इसमें बता दिया गया है। सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है, सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर, विश्व के इतिहास के संबंध में। अब हम आ जाते हैं कि फ्रांस की क्रांति जब हुई उससे पहले जर्मनी की क्या स्थिति थी। इससे पहले जर्मनी छोटे मोटे 300 से ज़्यादा राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में कुछ पर विदेशी राजाओं का अधिकार था, जैसे हनोवर पर इंग्लैंड की रुचि थी, श्लेस्विग और होल्स्टीन डेनमार्क, उत्तर जर्मन के राज्यों पर ऑस्ट्रिया और दक्षिण जर्मनी के राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था, यानी जहाँ भी राजा बने जाते थे वो इन देशों के प्रभुत्व में थे। हालांकि जर्मन राज्य जो थे वो राजनीतिक दृष्टि से अलग थे, लेकिन एक रोमन साम्राज्य और डाइट के माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए थे। नेपोलियन ने जब पूरी जर्मनी को जीता एक तरह से, तो 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके जो सारे जर्मन राज्य थे उनको मिला करके एकीकृत राइन संघ का निर्माण किया। यहाँ उसने इन सभी राज्यों में एक जैसी शासन व्यवस्था लागू कर दी। इस तरह से जाने अनजाने उसने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया। अब आप विडंबना ही कह सकते हैं कि जो इस फ्रांस के राजा ने, शासक ने, नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की थी, अप्रत्यक्ष रूप से आखिरकार उसी फ्रांस को हरा करके जर्मनी का एकीकरण का चरण पूर्ण हुआ। जब नेपोलियन का पतन हो गया तो 1815 की जब वियना कांग्रेस बुलाई गई तो जर्मनी को 39 राज्यों में अलग अलग विभक्त करके उनके बीच में एक ढीला ढाला संघ निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया जर्मन परिसंघ। इस संघ के निर्माण का उद्देश्य था कि जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनपे। इस संघ का प्रधान था ऑस्ट्रिया का सम्राट, अध्यक्ष था, और उपाध्यक्ष था प्रशा, जो कि जर्मनी का उस दौरान सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। उसका राजा इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। संघ की एक संसद थी, उस संसद को डाइट कहा जाता था, जिसमें अलग अलग जर्मन जो राज्य थे 39 उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे जाते थे। इस संसद को वैसे कोई अधिकार थे नहीं, नाम मात्र के अधिकार थे। हर राज्य जो है वो स्वतंत्र था। अब इसी दौरान ऐसा हुआ कि जर्मनी के जो युवक हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना पनप रही थी कि हम भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर एक देश है और इस देश का निर्माण होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी थी जेना विश्वविद्यालय। यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, वो जर्मनी के एकीकरण के लिए अंदर गुप्त रूप से बैठ के करने लगे। इससे डर करके ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था तत्कालीन मेटरनिख, उसने 1819 में कार्लस्बाद में जर्मन डाइट की या जर्मन संसद की बैठक बुलाई। इसमें जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन जो कि अभी कोपल ही पनपी थी, उसको कुचलने के लिए कई नियम बनाए गए। ये सारे नियम कार्लस्बाद के आदेश के नाम से जाने गए। इसमें प्रेस पर, प्रकाशन पर और यूनिवर्सिटीज़ पर कठोर नियंत्रण बना दिया गया। जेना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेटरनिख व्यवस्था के विरुद्ध एक संगठन बनाया था, बर्शनशेफ्ट। कार्लस्बाद के इन कानूनों के कारण जर्मनी में 30 सालों तक कुछ भी प्रगतिशील विचारों का विकास जो है वो नहीं हो सका। उसके बाद में 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मन राज्यों, जितने भी राज्य थे, उनकी एक संसद बुलाई गई। फैसला लिया गया कि सारे जर्मन राज्य एक हो जाएंगे और एक होकर के एक देश बनाएंगे। 1849 में ऑस्ट्रिया ने जितनी भी बाधाएं उत्पन्न की उसके बावजूद एक संविधान बना लिया गया, लेकिन प्रशा का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको ऐसा लगता था कि मुझे निर्वाचित करके संवैधानिक राजतंत्र बनाया जाए तो मेरी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए उसने इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके साथ ही फ्रैंकफर्ट की जो संसद थी इसकी उपादेयता भी खत्म हो गई। 1858 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मस्तिष्क विकृत हो गया। इसके कारण उसका भाई विलियम प्रथम उसका संरक्षक बना और 3 वर्षों बाद वो प्रशा का सम्राट बन गया। विलियम प्रथम योग्य, स्थिर बुद्धि और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका ये विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, और उसकी सबसे बड़ी विश्वास की वजह थी कि हमें सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी, बिना युद्ध किए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं। उसने युद्ध मंत्री बनाया वॉन रून को और सेनापति बनाया वॉन मोंटके को।
उसने प्रशा की सैनिक शक्ति को दुगना करने का निश्चय किया। जब सैनिक योजना लागू करने के लिए इतनी बड़ी आप सेना डबल बनाओगे, हथियार चाहिएंगे, औजार चाहिएंगे, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो बजट के लिए जो संसद की स्वीकृति से ही ये पैसा मिल सकता था, लेकिन संसद के जो है प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा ने इस योजना का विरोध किया। अस्थायी तौर पर तो प्रथम वर्ष तो धन की स्वीकृति ले ली, किंतु अगले वर्ष संसद ने वापस से एक्स्ट्रा धन देने से इनकार कर दिया। इस तरह राजा के बीच में और संसद के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। जिस समय विलियम प्रथम का संसद के साथ ये झगड़ा चल रहा था, उस समय उसके युद्ध मंत्री वॉन रूम ने उसे सलाह दी कि अपना चांसलर या प्रधानमंत्री बिस्मार्क को नियुक्त करे। बिस्मार्क ने 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व किया था और पहली बार राजनीति में भाग लिया था। प्रशा का राजा फ्रेडरिक बिस्मार्क को विप्लववादी कहता था। 1851 में फ्रैंकफर्ट की संसद में प्रशा का प्रतिनिधि था। 1859 में सेंट पीटर्सबर्ग में, उसके बाद में पेरिस में उसको प्रशा के राजदूत के रूप में भेजा गया। 1862 में सम्राट विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को वापस जर्मनी बुलाया और उसे जो है प्रशा का चांसलर या आप कहते हैं प्रधानमंत्री, जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है, बनाया गया। चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क ने जो कहा वो बड़ी ही इतिहास की महत्वपूर्ण बात है, कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसने कहा, हमारे समय की महान समस्याएं भाषण और बहुमत के प्रस्तावों के द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति के द्वारा ही सुलझ सकती है। श्रीमान के साथ मैं नष्ट हो जाऊंगा, पर संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। 1863 में पोलैंड द्वारा रूस के जब विरुद्ध विद्रोह किया गया, उस समय इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने रूस की नीति का विरोध किया और पोलैंड के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। प्रजा की जनता भी पोलैंड के साथ थी, किंतु बिस्मार्क को ऐसा लगा कि इस दौरान हम अगर रूस का साथ देंगे तो रूस जो है हमारे एकीकरण में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता बनेगा। उसने अपने विशेष दूत को भेजकर रूस के साथ एक संधि कर ली, जिसके कारण उसके अपने राज्य में उसने आश्वासन दिया कि हमारे राज्य में किसी भी पोलिश विद्रोही को सहायता नहीं दी जाएगी। इस तरह से उसने प्रशा का एक स्थायी मित्र बना दिया, जो कि जर्मनी के एकीकरण तक उसका परमानेंट सहयोगी होने वाला था। अब आ जाते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। कुल मिलाकर के 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध डेनमार्क से, दूसरा युद्ध लड़ा गया ऑस्ट्रिया से और तीसरा युद्ध लड़ा गया फ्रांस से। इन तीनों युद्धों के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अब डेनमार्क से जो युद्ध लड़ा गया वो किस मुद्दे पर था? डेनमार्क और जर्मनी के बीच में 2 डचियां हैं, श्लेस्विग और होल्स्टीन। नक्शे में आप देख सकते हो, ब्राउन कलर से, ऑरेंज कलर से किया गया है। इन दोनों की डचियां डेनमार्क शासन के अधीन थी, लेकिन उसका अभिन्न अंग उसे नहीं माना गया था। डेनमार्क का जो राजा था उसकी इच्छा थी कि इन दोनों डचियों को पूरी तरह से डेनमार्क में इकट्ठा कर लें, लेकिन जर्मनी इसके विरोधी थे। होल्स्टीन जर्मन संघ का सदस्य था, यहाँ की जनता भी जर्मन थी। श्लेस्विग में जर्मन लोग बहुमत में थे, लेकिन डेनमार्क के लोग भी वहाँ बड़ी संख्या में थे। डेनमार्क की संसद ने नवंबर 1863 में इन दोनों प्रदेशों को अपना अभिन्न अंग बना लिया। कुछ समय बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से मिलकर कहा कि आप डेनमार्क के साथ ये जो संविधान बनाए उसको 48 घंटे में वापस ले ले। डेनमार्क ऐसा चाह नहीं सकता था, उसकी संसद भंग हो चुकी थी, नई संसद चुनने में बनने में टाइम लगता, ना नए चुनाव करवाना पॉसिबल था। वास्तव में बिस्मार्क की चाल थी, उसे पता था कि 48 आवर्स में ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो सकता और युद्ध तो होगा ही होगा। जब संविधान रद्द नहीं किया गया तो प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में डेनमार्क पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर डेनमार्क को वियना की संधि द्वारा श्लेस्विग और होल्स्टाल के साथ ही लॉयनबर्ग की डची भी ऑस्ट्रिया और प्रशा के अधिकार में सौंपनी पड़ी। डेनमार्क को ने यह भी वचन दिया कि इन डचियों के बारे में जो भी ये फैसला लेंगे मुझे स्वीकार्य होगा। अब इसके बाद में इन डचियों का क्या किया जाए? प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने निश्चित किया कि लॉयनबर्ग की डची तो प्रशा को बेच दी जाएगी, श्लेस्विग प्रशा के पास रहेगा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के पास रहेगा। अब हुआ ये कि होल्स्टीन, जहाँ की पूरी जनता जर्मन है, वो तो जानबूझ करके पब्लिक भी यही चाहेगी कि हम प्रशा में विलय हो जाए और जर्मनी के अभिन्न अंग आगे जा कर के बने।
बिस्मार्क ने इस गेस्टाइन समझौते के विरुद्ध किया गया ऑस्ट्रिया के दबाव में संसद ने निर्णय किया कि डेनमार्क से जो तीनों प्रदेश हैं वह ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाएंगे। बिस्मार्क ने इसे गेस्टाइन समझौते का विरोध बताया और ये घोषणा कर दी कि ऑस्ट्रिया तुमने समझौता भंग किया है तो मैं भी जो है इस समझौते से अब मुक्त हूँ। और इस तरह से ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। ये युद्ध सेडोवा का या 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध लड़ा गया। गेस्टाइन समझौते के बाद पहले से ही बिस्मार्क ने कहा था कि कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के राजदूत को नेताओं को बहला फुसला करके एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जो कि ऑस्ट्रिया के हितों के ही प्रतिकूल थे। समझौते के द्वारा होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, जबकि वहाँ पर 80 से 90% जनसंख्या जर्मन मूल की थी और प्रशा की सीमा से सटा हुआ था, तो जाहिर था कि वहाँ की जो प्रजा थी वो प्रशा में घुसना चाहती थी। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाना, विद्रोह करवाना बिस्मार्क के लिए बड़ा ही आसान हो गया। प्रशा गेस्टाइन समझौते से पृथक होने के बाद बिस्मार्क ने अपनी सेना होल्स्टीन पर भेज दी और वहाँ पर अधिकार कर दिया। जर्मन संघ का वैसे प्रशा सदस्य था, लेकिन उसी के एक अन्य सदस्य देश ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसने सैनिक कार्यवाही की। इस कारण ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ से कहा कि प्रशा के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजो, तो इसके उत्तर में बिस्मार्क ने जर्मन संघ से इसको अलग घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया को और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। वैसे इस युद्ध का फैसला 7 सप्ताह में निपट गया। इसे 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा इसे सेडोवा या कोनिग्रास का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जनरल वॉन मॉल्टके के नेतृत्व में प्रशा की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस युद्ध में जर्मनी के ही कई सारे राज्य जैसे बवेरिया, वुटेनबर्ग, सैक्सनी, हनोवर, इन सब ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। इस समय ऑस्ट्रिया की जो स्थिति थी उसे देखकर प्रशा का राजा चाहता था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी पर हम हमला कर लें, लेकिन बिस्मार्क जो है उसे पता था कि इस युद्ध के बाद हमें फ्रांस से युद्ध लड़ना है। उस समय ऑस्ट्रिया का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके कारण उसने युद्ध न सिर्फ बंद किया बल्कि ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि की, जिसकी शर्तें जो थी वो बहुत उदार थी। संधि हुई 23 अगस्त 1866 को। इस संधि के द्वारा 1815 की वियना कॉन्फ्रेंस के बाद में जो जर्मन परिसंघ बनाया गया था उसे खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रिया ने मान लिया कि वो जर्मनी से अलग रहेगा और श्लेस्विग और होल्स्टीन प्रशा के अधिकार में मान लिए गए। ऑस्ट्रिया ने प्रशा को युद्ध का हर्जाना तो दिया ही दिया, इटली के एकीकरण का भी एक चरण पूर्ण हुआ। वेनेशिया जो है इटली को दे दिया गया। बाद में बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में 21 राज्यों के संघ को मिलाकर एक संघ बनाया जो उत्तरी जर्मन राज्य संघ के नाम से जाने जाते थे। इससे अभी भी कुछ जर्मन राज्य जैसे बवेरिया, विटेनबर्ग, बैडन, हेस्कसाल इससे बाहर थे। अब इस एकीकरण की प्रक्रिया में अंतिम चरण जो लड़ा गया वो था फ्रांस और प्रशा का युद्ध, सेडान का युद्ध, जो 1870 में लड़ा गया। अब हम आ जाते हैं इस युद्ध के कारणों पर। बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय, जो कि उस समय फ्रांस का शासक था, उससे वादा किया था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब आप मदद करेंगे तो हम राइन प्रदेश दे देंगे। लेकिन इस युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रशा जो युद्ध हुआ था उसके दौरान नेपोलियन तृतीय ने तटस्थ रहकर खतरा मोल ले लिया था। ऑस्ट्रिया के बाद प्रशा का अगला लक्ष्य फ्रांस ही था, क्योंकि दक्षिण जर्मनी के राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। नेपोलियन इस आशा में तटस्थ रहा कि जब युद्ध बहुत लंबा चलेगा और मैं मीडिएटर बनके, मैं शक्तिशाली बन करके उभरूंगा, लेकिन 7 सप्ताहों के अंदर ही ऑस्ट्रिया की सेनाओं को प्रशा ने पराजित कर दिया और नेपोलियन देखता ही रह गया। फ्रांसीसी राजनीतिक थियर्स के अनुसार सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई है। नेपोलियन तृतीय इसके अलावा हॉलैंड के राजा से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क के विरोध के कारण ये खरीद नहीं सका। इसके अलावा इस युद्ध का तात्कालिक कारण ये समझा देती हूँ मैं आपको। स्पेन का ऐसा हुआ कि गद्दी खाली हो गई थी। इस दौरान प्रशा के ही जो राजवंश था, होहेन-जोलर्न राजवंश, इसके प्रार्थी को स्पेन की जो संसद थी उन्होंने कहा कि आपके ही एक राजकुमार को राजा क्यों न बनाया जाए। इसाबेला जो स्पेन की रानी थी उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। प्रशा के राजा का एक रिश्तेदार था लियोपोल्ड, उसको कहा गया कि आप राजा बने। लियोपोल्ड पहले तो कन्फ्यूजन में रहा, लेकिन उसके बाद उसने राजा बनने की स्वीकृति इस संसद से दी कि स्पेन की संसद द्वारा निर्वाचित होगा तभी वो राजा बनेगा। लियोपोल्ड का नाम कहते हैं कि प्रस्तावित करवाने में बिस्मार्क का बड़ा हाथ था। इसमें फ्रांस में विरोध हुआ कि भाई
एक तो प्रशा शक्तिशाली हो रहा है, उसके अलावा स्पेन की गद्दी पर भी इन्हीं के वंश का जो बैठेगा तो जाहिर है कि वो आगे चलकर प्रशा की मदद ही करता। तो फ्रांस ने विरोध किया, तो सम्राट विलियम के कहने पर लियोपोल्ड ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। अब फ्रांस को ऐसा लगा कि हम तो बड़े पावरफुल हैं, हमने प्रशा को ऐसा कह दिया, तो प्रशा को अपमानित करने के उद्देश्य से फ्रांस का विदेश मंत्री ग्रेमा ने प्रशा की में फ्रांसीसी राजदूत बेनेडेटी को एक तार भेजा कि एक क्षमा पत्र भेजे लियोपोल्ड, और साथ ही साथ ये भी कहा कि भविष्य में कोई भी होहेंजोलैंड वर्ण का प्रार्थी स्पेन की राजगद्दी के लिए दावा नहीं करेगा। इस समय बेनेडेटी, जो कि फ्रांसीसी राजदूत था जर्मनी में, प्रशा के राजा से विलियम प्रथम से एम्स नामक जगह पर मिला। विलियम प्रथम ने फ्रांसीसी मांग एक तो स्वीकार ली कि हमारा कोई अभी नहीं बनेगा, लेकिन इतनी कि हमारे वंश का कोई भी शासक आगे स्पेन का राजा नहीं बनेगा, उसमें उसने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। बिस्मार्क ने उसके बाद इस पूरी घटना का विवरण बर्लिन, जो कि उस समय प्रशा की राजधानी थी, आज भी जर्मनी की है, वहाँ बिस्मार्क को इस पूरी घटना का विवरण देते हुए राजा ने एक तार भेजा जिसे एम्स का तार कहा जाता है। बिस्मार्क ने क्या किया, उस तार को काट कूट करके ऐसा छपाया अखबार में कि फ्रांस की जनता को लगा कि हमारे राजदूत का अपमान हुआ है, वहीं प्रशिया की जनता को लगा कि हमारे राजा का अपमान हुआ है। इससे दोनों ही देशों में उत्तेजना फैल गई। 15 जुलाई को तनावपूर्ण माहौल में फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय जर्मनी के चारों दक्षिणी राज्य बवेरिया, वुटेम्बर्ग, बैडन और हेस ने प्रशा का साथ देने का निर्णय किया। बिसनबर्ग और ग्रेवलाट की विजयों के बाद में 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांस को प्रशा ने निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। नेपोलियन तृतीय ने अपने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर लिया। उसी दौरान फ्रांस में क्रांति हो गई। जूल्स फेवर के नेतृत्व में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। गैम्बेटा के नेतृत्व में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसने कुछ समय तक वैसे तो युद्ध जारी रखा, लेकिन आखिरकार पेरिस पर बिस्मार्क का अधिकार हो गया। नवंबर 1870 में प्रशा की सेनाओं द्वारा मट्स नगर पर अधिकार कर लेने के बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने द टाइम्स में लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे युग का सबसे आशाजनक तथ्य ये है कि महान, धैर्यवान, गंभीर, पवित्र और ठोस जर्मनी आखिर एक देश के रूप में ढल गया है, और शेखीखोर, मिथ्याभिमानी, आडंबरपूर्ण, इतराने वाले, झगड़ालू और अति संवेदनशील फ्रांस के स्थान पर जर्मनी अब हमारे महाद्वीप का एक नगीना बन गया है। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई के शीश महल में जर्मन साम्राज्य के संविधान की घोषणा की और विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट बनाया गया। 26 जनवरी 1871 को बाद में उसके बाद पहले शांति संधि हुई, उसके बाद मई 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके कारण फ्रांस को मेज, स्ट्रासबर्ग के साथ साथ अल्सास फ्लोरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। इसके अलावा 20 करोड़ पाउंड की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी, और कहा गया कि जब तक क्षतिपूर्ति नहीं है तब तक जर्मन सेना फ्रांस के खर्चे पर उत्तरी फ्रांस में बनी रहेगी। जर्मनी के साथ जो अपमानजनक संधि की गई, इसके विरोध में विक्टर ह्यूगो ने कहा, अब यूरोप में दो ऐसे देश हैं जो भयप्रद हो गए। एक तो जर्मनी, क्योंकि उसने अल्सास और लॉरेन लिया है फ्रांस से, उसी कारण आगे पहला विश्व युद्ध आप कह सकते हैं कि जड़ यही थी, और फ्रांस जो कि हमेशा बदले की आग में जलता रहेगा। इतिहासकार कैटलबी ने लिखा है कि सेडान के युद्ध ने जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी बना दिया है। ये तो थी जर्मनी के एकीकरण की मुख्य घटनाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण की तुलना के बारे में। दोनों देशों के एकीकरण के लिए चाहे अनचाही ही सही नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था। इटली में उसने ऑस्ट्रिया, पोप और छोटे राजाओं को मिलाकर गणराज्यों की स्थापना की, तो इटली में राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म दिया। इसकी तरह इटली की तरह ही जर्मनी में उसने राइन संघ बनाया और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। उसके बाद वियना संधि के बाद में दोनों देशों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों की राष्ट्रीयता के कहा गया कि ये सिर्फ भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र थे। इन दोनों के एकीकरण में मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया था। 1848 में जो है उसके बाद राष्ट्रीय विचार दोनों में जोर पकड़ने लग गए। इटली के लोम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन, पोप व अन्य छोटे राज्य भी उसके प्रभाव में थे। ऑस्ट्रिया जर्मन परिसंघ का भी अध्यक्ष था, यानी दोनों ही देशों के एकीकरण में मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया ही था। इटली के समान जर्मनी में भी राजनीतिक दल एकीकरण के बारे में एकमत नहीं थे। दोनों ही देशों में गुप्त समितियां कार्यरत थी, किंतु इटली की गुप्त समितियों ने देश के एकीकरण में जर्मनी की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली ने
इटली में सिर्फ मैजिनी ने राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया, जबकि ये जर्मनी में काम कई कवियों ने, साहित्यकारों और दार्शनिकों ने किया। इटली का एकीकरण विदेशी सहायता और सद्भावना के कारण हुआ, वहीं जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति, उसकी सैन्य शक्ति के बदौलत हुआ। यही इनके एकीकरण का मूलभूत अंतर था। इतना कहकर ही जर्मनी के एकीकरण का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये वीडियो जो हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर डाले जा रहे हैं उन्हें देख रहे होंगे और उनसे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। धन्यवाद।